जी, हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, अगर जापान और इंडिया की बात की जाए, तो एक चीज़ तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि वैसे तो दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो पुराने अच्छे हैं। कोई ये नहीं है कि बिल्कुल नए फ्रेश रिलेशन हुए हैं। लेकिन 2000 जो सिंस 2000 ये जो ताल्लुकात हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। उसकी भी वजह मैं बता देता हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बतानी है आज, वो ये बतानी है कि नरेंद्र मोदी साहब की और जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर सुगा, उनकी आपस में हाल ही में बात हुई है। और जो वहाँ पे मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशन थी, गो कि ये क्वाड का भी हिस्सा हैं भारत और जापान। और जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि वो जो जापानी लीडर हैं, वो ये कहते रहे और ये एक हिसाब का कंप्लेन करते रहे अबाउट चाइना टुवर्ड्स इंडिया, कि जो बीजिंग है, जो चाइना है, उसने अपने कुछ नए लॉज़ बनाए हैं कोस्ट गार्ड वेसल्स के हवाले से, कि वो फॉरेन शिप्स के ऊपर जो है वो अटैक कर सकते हैं। हालाँकि चाइना ने अपना ये कहा है कि ये किसी भी जो फॉरेन शिप्स हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कि हम किसी को इस तरह टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल एनी हाउ ये कॉमन ये एक थ्रेट फ़ील किया है जापानीज़ ने चाइना के हवाले से, और उन्होंने इसको शेयर किया है इंडिया के साथ। अब ज़ाहिर बात है, इंडिया के अपने चैलेंजेज़ हैं चाइना के साथ, और दोनों जो ममालिक हैं उनका एक कॉमन थ्रेट है, ज़ाहिर बात है वो चाइना बनता है। सो दोनों ममालिक बड़े करीब हैं एक-दूसरे के और मुसलसल करीब होते जा रहे हैं, और एक दूसरे को से साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और अगर देखा जाए तो जो एक अच्छे ताल्लुकात शुरू हुए थे, वो जब जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर योशिरो मोरी 2000 में सिंस 2000 में इंडिया में आए थे, और वहाँ से फिर ताल्लुकात इम्पोर्टेंट हुए। फिर 2013 में जो जापानीज़ एम्परर हैं वो भी आए थे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी वो 2007 में हुई थी, जब प्राइम मिनिस्टर शिंज़ो एबे जो हैं वो इंडिया में आए थे, और उन्होंने भारत की पार्लियामेंट में आके बात की और इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट दिया। और फिर ये एक प्रॉपर जो एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप भी कहा जाता है भारत और जापान की, जो वो सामने आई। और ये तब से लेके ये पार्टनरशिप चल रही है। और इसको इसके बड़े डिफरेंट एंगल्स हैं, उनसे बात की जा सकती है। लेकिन जो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभी जो ताल्लुकात हैं वो उसमें जो जापान जो है वो कंप्लेन कर रहा है कि हमें चीन की तरफ से ये प्रॉब्लम है कि ये ऑफेंसिव हैं, और चाइनीज़ जो हैं वो एग्रेसिव हुए पड़े हैं। और इसमें ज़ाहिर बात है वो उनकी मदद भी माँग रहे हैं। इसकी मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो दोनों ममालिक हैं भारत और जापान, इन्होंने एक मुआहदा भी किया हुआ है, उसे बोलते हैं एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट बोलते हैं। ये जो मुआहदा है, ये नॉर्मली नेटो अलाइज़ या अमेरिकन जो होते हैं, ये आपस में एक-दूसरे के साथ करते हैं, अगर एक-दूसरे को सपोर्ट देनी हो फूड, फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, एमुनेशन एंड इक्विपमेंट के हवाले से। ये कोई मिलिट्री एक्शन की कमिटमेंट नहीं होती, लेकिन इस तरह के अगर कहीं ये फँस जाएँ तो एक-दूसरे को मदद करते हैं। अच्छा, ये जो है ये आपस में भी नेटो पार्टनर्स करते हैं, और ये जो नेटो पार्टनर्स हैं किसी थर्ड पार्टी के साथ भी कर सकते हैं। सो जापान और कोरिया ने किया हुआ है, और जापान ने इंडिया के साथ ये एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट किया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। और मैं मेरी अपनी पर्सनल ज़ाती राय में आई फाइंड कि ये जो रिलेशनशिप है जापान का और इंडिया का, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, क्योंकि एक तो जापानीज़ ने एक प्रॉपर इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट दिया, फिर जापान ने पिछले 20 साल में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। तकरीबन अगर मैं आपको बताऊँ कि 34 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पिछले 20 सालों में इन्होंने जापान ने इंडिया के अंदर की है। सो इतनी बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप इमेजिन कर लें कि आ रही है, तो क्या-क्या आप स्केल देख लें, वो स्केल क्या हो सकता है। और सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं है, और भी बहुत सारी जगहों पे हैं। लेकिन जापान को एक चीज़ का पता है कि कुछ जापान जो है वो और चाइना के जो मामलात हैं वो माज़ी में भी वो इतने अच्छे तो नहीं रहे। तकरीबन ये तो अगर ये कहा जाए कि 1000 साल पुरानी बातें हैं। और जो चीन और जापान जो है, एक उनकी आपस में हिस्ट्री रही है लड़ाई की।
और लेकिन जापान अपनी सिक्योरिटी की जो नीड्स है वो खुद तो नहीं पूरी कर पाता, क्योंकि उनका एक जापान की एक डोमेस्टिक आर्टिकल है, उसे आर्टिकल 9 बोलते हैं, जिसे वो अपनी फौज नहीं रख सकते, लेकिन आजकल वो भी उसमें डिस्कशन हो रही है। सो जैसे आप कह लें कि इन्होंने ये सर्विसेज ली हुई हैं अमेरिका की और पार्टनर्स की। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि जापान जो है वो इंडिया से भी इसी किस्म की मदद माँगना चाहता है कि कल को अगर कलां को अगर उनको ज़रूरत पड़े तो वो इंडिया की मदद ले सकें। लेकिन इंडिया डेफ़िनेटली किसी ऐसे मसले में नहीं घुसेगा जो ज़ाहिर बात है एक प्रॉब्लम बढ़ेगी। और आपको पता है जो ईस्ट चाइना सी है, साउथ चाइना सी है, उसमें आके अब टेंशन्स हैं चाइना की और जापान की। सेंकाकू आइलैंड्स का मसला है और पिछले कुछ अरसे में जापान जो है वो और उनकी जो और चाइनीज़ की जो नेवी है और जो एयर फोर्स है, उनमें आपस में जो है वो जो जेट स्क्रैम्बलिंग जो होती है, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई थी, वो भी हुई थी। और ये कहा जाता है कि 2017 में ये जो जेट स्क्रैम्बलिंग थी, ये 2017 में कम हुई थी, जबकि 2018 में और उसके बाद ये जो है, ये जेट स्क्रैम्बलिंग बिटवीन जापानीज़ एंड द चाइनीज़ जो है, वो बढ़ी थी। सो जापान अपनी नई मिलिट्री बेसेस भी बना रहा है। सो इसमें उनको इंडिया की पार्टनरशिप चाहिए, इंडिया की मदद चाहिए। इसीलिए आई पर्सनली फाइंड इट कि जी जो जापान है, वो इंडिया के मज़ीद करीब हो रहा है और वो समझते हैं कि हम दोनों के थ्रेट्स एक हैं। उधर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मसला है, उधर आइलैंड्स का मसला है, ईस्ट चाइना सी में जो ऑयल रिजर्व्स का मसला है, तो वो एक बहुत बड़ी एक चीज़ है। जैसे कि वो कहा जाता है कि तकरीबन 200 मिलियन जो ऑयल रिजर्व्स हैं उनकी एक एक चैलेंज है। और इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि 81,000 स्क्वायर माइल जो टेरिटरी है, जो मैरीटाइम बाउंड्री है, वो एक कंटेस्टेड और डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं। सो जापान को इस हवाले से बहुत ज़्यादा मदद चाहिए अपनी जो सॉवरेनिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, अपने इकोनॉमिक राइट्स के लिए, अपनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन्स के लिए को एस्टैब्लिश करने के लिए। सो जो जापान ने बेसिकली जो कॉन्सेप्ट दिया था इंडो पैसिफिक का और जो क्वाड में वो बेसिकली दे आर पार्टनर्स, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज चाहता है जापानीज़ को कि वो अपनी मदद ले पाएँगे। सो इस हवाले से जापान जो है वो इन्वेस्टमेंट करता रहता है इन रीजन में और पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर, जिस तरह मैंने बताया कि कोई 32-35 अरब डॉलर के करीब जापानीज ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। उससे पहले भी अगर देखा जाए तो जो डिफेंस कोऑपरेशन है जापान का और इंडिया का, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ट्राई सर्विसेज एक्सचेंज है दोनों ममालिक के दरमियान और एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलेशनशिप है। कोस्ट गार्ड्स के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो भी एस्टैब्लिश हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि मालाबार एक्सरसाइजेस भी इन्होंने की हैं सी ऑफ जापान के अंदर। और इसके अलावा जो जितनी जापान इन्वेस्टमेंट करता है इंडिया के अंदर, उतना ज़्यादा जो जापान ये फ़ील करता है कि शायद वो अपनी जो सिक्योरिटी है वो मज़बूत कर पाएगा। सो दिस इज़ समथिंग वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, जापान ने जो बहुत बड़े स्केल पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन पर्टिकुलरली इंडिया जापान डिजिटल पार्टनरशिप है एक एंड स्टार्टअप हब जो है ये एक उन्होंने, आप समझ लें कि एक जो डिजिटल पार्टनरशिप है ये उस वक्त जो ये 2018 में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जब अपना विजिट किया तो ये स्टैब्लिश की। इसी दौरान अगर देखा जाए 5G टेक्नोलॉजी की बात हो या बाकी जो जापानीज़ इन्वेस्टमेंट्स हैं, कारों के हवाले से हो, तो वो भी है। और दूसरा आपको ये भी बता दूँ कि डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के हवाले से भारत और जापान का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज़्म मौजूद है। और ये क्योंकि इंडो पैसिफिक के अंदर ये बहुत बड़े-बड़े आइलैंड्स हैं, सुनामी आते रहते हैं। आपको पता है 2010 में भी जापान में आया था, तो बेसिकली एक-दूसरे की मदद करने के लिए दे कीप ऑन मूविंग एंड दे कीप ऑन कमिंग फॉरवर्ड। सो भले डिजास्टर के हवाले से हो, रिस्क रिडक्शन हो, डिजिटल पार्टनरशिप हो और जो रिसेंटली जो जापानीज ने, आपको पता है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट भी एक जो टेक्नोलॉजिकल
एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी है और एक एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की भी जो है वो स्ट्रेंथ वो बनता है। और इसी हवाले से आप इमेजिन कर लें कि रिसेंटली कोई नॉर्थ कोरिया ने एक जापानीज़ को जो अबडक्ट कर लिया, अगवा कर लिया, तो ये भी जापान ने डिस्कस किया इंडिया के साथ कि अगर वो हमें हेल्प आउट कर सकें इस हवाले से। और जो इस हवाले से देखा जाए कि जो जो कोऑपरेशन है और जो सिनर्जी है दोनों ममालिक की, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगले आइंदा आने वाले कुछ दिनों में हम ये महसूस करेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेशन और ये जो कोऑपरेशन है दोनों ममालिक का ये सिर्फ एक आधी चीज़ पे नहीं रहेगा, ये अपने आप को अपने जो एरियाज़ हैं उसको एक्सपैंड करेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ केयर है और फिर इंडिया की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है जापान के अंदर तकरीबन कुछ 40-50 हज़ार के करीब वो वहाँ पे रहते हैं। फिर एक जो एक जैसे आप समझ लें ना कि जब 2007 में शिंज़ो एब ने देखा कि इंडिया हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है और बेसिकली शिंज़ो एब ने अपने इर्द-गिर्द एक हसार खींचा और उस हसार में इंडिया को लेके आना था, ऑस्ट्रेलिया को लेके आना था, अमेरिका को लेके आना था। तो ये एक बिकॉज़ साउथ जापान जो है वो इंडिया को ज़्यादा प्रेफ़र करता है एज़ कम्पेयर टू साउथ कोरिया क्योंकि जब रिसेंटली डिस्कशन हुई G7 में D10 बनाने के लिए जो 10 डेमोक्रेसीज़ को प्रमोट करने के लिए और उसमें साउथ कोरिया को लाना चाह रहे थे, ब्रिटेन ने आइडिया दिया, तो द जापानीज़ डिडन्ट लाइक। सो जापान चाहता है कि इंडिया जो है वो उसके अंदर आ जाए, लेकिन वो साउथ कोरिया को ना लेके आए। सो दिस इज़ अनदर थिंग। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट जो है वो जापानीज़ करते रहते हैं और उन्होंने काफ़ी एरिया में इन्वेस्टमेंट की है। सो ये जो एक पिछले 20 साल में ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये एक बहुत बड़ा एक फ़ायदा है इंडिया को कि इंडिया पूरे इस एशिया पैसिफिक में साउथ ईस्ट एशिया में ये अपने आप को मेनस्ट्रीम कर चुका है और जितना स्ट्रांगली अपनी उसने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई ताकि जो एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक जो विजन भी इस्टेब्लिश किया। सो मैं समझता हूँ कि ये एक नया रीजनल आर्किटेक्चर इस्टेब्लिश हो रहा है और इस रीजनल आर्किटेक्चर में जापान, इंडिया आर गोइंग टू बी द लीडिंग पार्टनर्स और मजे की बात है कि इस वक्त जो अमेरिकन लीडरशिप है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस इस वक्त साउथ कोरिया और जापान में है। दे आर ऑल्सो ट्रैवलिंग टू इंडिया, सो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर इंडिया जापान ने अपने 2+2 डायलॉग, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लेवल पे टॉक्स जो है वो भी स्टैब्लिश की हुई हैं। फिर डिफेंस मिनिस्टर लेवल पे, फिर मिनिस्ट्रियल लेवल पे, तो एक जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है, जो स्ट्रेटेजिक समिट्स हर साल दोनों ममालिक की होती हैं। फिर आसियान लेवल पे भी ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सो एक बड़ी एक प्रॉपर्ली जिसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा जाता है जिसमें दोनों जो फ्री कैन हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एक सपोर्ट मिलती है। दोनों ममालिक की बायलैटरल ट्रेड तो इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन ओवरऑल एक जो 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 रिलेशनशिप है वो बड़ा मजबूत है और इस रिलेशनशिप को ज़ाहिर बात है कि ये जापानीज़ की नीड थी। दैट्स व्हाई दे केम टू इंडिया। दैट्स व्हाई दे अंडरस्टूड कि नहीं भाई हमें जो है वो हमें मदद करनी है या हमें यहाँ पे बैठ के इंडिया के साथ वो बात करनी है जो जापान समझता था कि इस खित्ते में एक ही मुल्क है शायद। सो ये आइंदा आने वाले कुछ अरसे में ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इट इज गोइंग टू बी फर्दर स्ट्रेंथनिंग और इसमें आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये रिलेशनशिप इतना मजबूत हो चुका है कि जो जापानीज हैं वो चाइना की कंप्लेंट्स इंडिया के सामने कर रहे हैं। सो आई फाइंड इट वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड आई पर्सनली फाइंड इट के ये चाइना के लिए ग्रोइंग जो है वो चैलेंज बनता जा रहा है। जितने ज्यादा एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज इकट्ठे होते जा रहे हैं इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द चाइनीज टू मेक देयर पोजीशन कंफर्टेबल इन द रीजन बिकॉज एक समझे कि पूरी दुनिया ही जो चीन के मुकाबले में इकट्ठी होती जा रही है लेकिन चाइना की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं जिनके ऊपर वो खेलता है और वो सारी बात है उनकी इकोनॉमी है, उनका स्ट्रॉन्ग एक मुल्क है, गो के वहाँ जमहूरियत नहीं है लेकिन समहाउ इट्स अ थ्रेट। और एक मुझे याद है कि
एक अमेरिकन प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जॉन मेरशाइमर, उन्होंने कहा था कि चाइना कैन नॉट राइज़ पीसफुली, मतलब दे विल हैव टू फाइट एंड कत्लो-गारत होगी। लेकिन आई थिंक द चाइनीज़ डोंट हैव दिस आइडिया। वो लड़ना नहीं चाहते किसी के साथ, वो सिर्फ़ कोऑपरेशन एंड डायलॉग और इकोनॉमिक पार्टनरशिप में ही आगे जाना चाहते हैं। सो लेट्स सी हाउ दिस रीजन रिस्पॉन्ड्स टू चाइना एंड हाउ जो चाइना की वजह से सारे के सारे ममालिक जो हैं एक-दूसरे के साथ इकट्ठे हो रहे हैं। This is again, it's an important development. Thank you very much.